चिराग पासवान अकेले ये कभी कर भी नहीं पाते और ये बोलते भी हैं वो अक्सर, चाहे उनके प्रदेश राजू तिवारी हो या उनके साथ घुमा हुआ एक एक कार्यकर्ता। 2020 में ही चिराग 2025 का 24 का चुनाव जीत गए थे। सौरभ पांडे बनारस आते हुए बिहार की राजनीति में एक ऐसी रुचि रखते हैं और ऐसा हस्तक्षेप भी रखते हैं जो विभिन्न पार्टियों में अब स्थापित हो चुका है। तो सौरभ पांडे का कनेक्शन 2020 तक ही था और वहीं से वो समाप्त भी हुआ। कई रणनीतिकार हैं जो फैसला बनाते, रणनीतियां बनाते हैं। अब तेजस्वी यादव रणनीतिकार हैं, कहां से कहां लेके चलेंगे वो तो आप जब से जानते हैं। आपके चेहरे पे हंसी भी आ गई। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024, जब जब लोकसभा चुनाव की बात की जाएगी तब तक चिराग पासवान की पार्टी का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि एकमात्र यही पार्टी थी जिसने 5 में 5 सीट को जीता था और अपना जो स्ट्राइक रेट है 100 का, उसको बरकरार रखा था। इसके पीछे कौन था, कौन थे रणनीतिकार जिनकी बदौलत चिराग पासवान ने 5 का 5 सीट जीता था? क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, आप 2024 लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन अनायास ही जब 2024 लोकसभा की बात होगी, चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट की बात होगी, तो इसका कनेक्शन केवल बिहार से नहीं होगा और केवल 2024 से नहीं होगा। बिल्कुल, इसके लिए आपको बनारस भी जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको 2020 में भी जाना पड़ेगा। लेकिन केवल बनारस और 2020 में ही इस 2024 के जीत का 100% स्ट्राइक रेट का गणित छुपा हुआ नहीं है। उससे भी कॉम्प्लिकेटेड है। चीजें अक्सर जो दिखती हैं वो होती नहीं है, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। 2024 के जीत का, 2024 के 5 सीटों का पटकथा तब लिखा गया था जब 2020 में चिराग पासवान बनवास पर थे। बिल्कुल, अपने पार्टी के द्वारा सारे सांसद टूट के चले गए थे और एक बड़ा यक्ष प्रश्न उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके सामने खड़ा हो गया कि अब क्या इस सहानुभूति की लहर पर बैठकर बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए या इस सहानुभूति को अपना हथियार बनाकर परिस्थितियों से लड़ते हुए यदि सामने खड़ा हो जाता है विकराल पर्वत, उसको झेला जाए या नदी में रास्ता बनाया जाए या पहाड़ को चीरा जाए। चिराग पासवान ने जो भी तय किया वो उनका अकेला फैसला नहीं था। बिल्कुल, चिराग पासवान के पीछे उनकी पूरी पार्टी खड़ी थी। कम से कम जो लोग उनके साथ बच गए थे वो राजू तिवारी हो, उल्लास पांडे हो, मैं कई लोगों का नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि बहुत नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो पूरी श्रृंखला पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो उनके पीछे खड़े रहे और आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके साथ घूमते रहे। बिल्कुल, चिराग पासवान अकेले ये कभी कर भी नहीं पाते और ये बोलते भी हैं वो अक्सर, चाहे उनके प्रदेश राजू तिवारी हो या उनके साथ घुमा हुआ एक एक कार्यकर्ता या उनका कोई प्रवक्ता या पार्टी छोड़कर चले गए कई लोग। बिल्कुल, इन सब को चिराग पासवान ने कई बार श्रेय दिया है उस संघर्ष के बाद, उस प्राप्त हुए जीत को। देखिए, 2020 में ही चिराग 2025 का 24 का चुनाव जीत गए थे, ये सच है, बहुत लोग नहीं जानेंगे। चिराग पासवान 2020 में जब ये फैसला ले रहे थे, उस वक्त सौरभ पांडे, उनके तथाकथित हनुमान जब उस समय के, बिल्कुल, वो उनके साथ थे। उनकी पार्टी के एक रणनीतिकार, जो रोल प्रशांत किशोर को दिया गया था, वो रोल उस समय निश्चित ही चिराग पासवान की पार्टी में इनका था और यही बनारस कनेक्शन है। सौरभ पांडे बनारस आते हुए बिहार की राजनीति में एक ऐसी रुचि रखते हैं और ऐसा हस्तक्षेप भी रखते हैं जो विभिन्न पार्टियों में अब स्थापित हो चुका है। कांग्रेस हो या रालोसपा हो या वीआईपी हो, इन सभी पार्टियों में उनका बड़ा हस्तक्षेप है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ है। 2020 में सौरभ पांडे केवल चिराग पासवान के साथ है। दोनों के बीच में क्या कोई व्यापारिक रिश्ता था या आज तक समझ में नहीं आया है। दोनों के बीच में भाईचारा था, ये इतना जरूर स्पष्ट होता है क्योंकि हाल ही में इस सब के बावजूद, क्योंकि उसके बाद 2020 के चुनाव के बाद एक परिस्थिति बदली थी जिसमें सौरभ पांडे लोजपा से अलग हुए, चिराग से अलग हुए, लेकिन व्यक्तिगत संबंध ऐसा है कि सौरभ पांडे की बहन की शादी हुई, आप तो तस्वीर देख भी सकते हैं। बिल्कुल, तो चिराग पासवान पहुंचे थे समय निकाल कर और रहे भी थे काफी, और दोनों के बीच में तस्वीरें अक्सर वायरल होती है मिलने जुलने की। तो व्यक्तिगत रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन एक रणनीतिकार के तौर पर 2020 का चुनाव आखिरी चुनाव था। तो सौरभ पांडे का कनेक्शन 2020 तक ही था और वहीं से वो समाप्त भी हुआ। जिन परिस्थितियों में हुआ हो, पार्टी का एक बड़ा हिस्सा जब टूट कर गया तो सभी ने सौरभ पांडे का ही नाम लिया। बिल्कुल, चिराग पासवान के सामने एक यक्ष प्रश्न ये भी खड़ा हो गया दूसरा कि अब सौरभ पांडे रहेंगे तो कई लोग पार्टी में साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि देखिए अक्सर यही हाल हुआ था
प्रशांत किशोर का भी जदयू में। रणनीतिकार राजनीतिज्ञ नहीं होते हैं, रणनीतिकार मानवीय जो कहा सकता है तकाजों को नहीं समझ पाते हैं, जो बहुत जरूरी है एक नेता के तौर पर आपको समझना। तो चिराग तो नेता बन गए, लेकिन प्रशांत की माफ कीजिएगा सौरभ पांडे कभी नेतागिरी नहीं कर पाए, और उन्हें ये समझ में आ गया कि ये रिश्ता बहुत लंबा ऐसे नहीं चलेगा जिस वर्तमान परिस्थिति में है। तो जो बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट बना, जिसमें कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग लिया गया, सौरभ पांडे का उसमें बड़ा सहयोग था, चिराग पासवान का विजन जो उन्हें चाहिए था जिस तरह से बिहार, उसका जो रोड मैप है वो बनाने में के लिए एक बड़ी टीम काम की। और इस विजन डॉक्यूमेंट के बनने के बाद बिहार में से इम्प्लीमेंट करने के 2020 का रास्ता समय तय किया गया। 2020 में जब चिराग पासवान को गठबंधन में उचित सीटें नहीं मिली, तो ये तय किया गया कि अब अकेले चुनाव लड़ना है। ये केवल ना तो चिराग पासवान का अकेला फैसला था, और ये ना अकेला केवल सौरभ पांडे का फैसला था। इसके पीछे एक एक कार्यकर्ता जो पार्टी के साथ खड़े थे, घूम रहे थे, उन्होंने ये तय किया था। और उसके बाद जो पार्टी ने चुनाव लड़ा, कितनी सीटों पर, 137 सीटों पर, एक ही सीट जीती, वो विधायक भी तोड़कर नीतीश कुमार लेके चले गए। लेकिन उस दिन ये लिख दिया गया बिहार के इतिहास में कि एक पार्टी ने धारा के विपरीत चलने की कोशिश की, दो गठबंधनों के स्वामित्व को चुनौती दी, और दो धारा की लड़ाई में पहली बार तीसरी धारा मुंह में नजर आई। वो बहुत मुझे लगता है कि प्रचंड तो नहीं थी, लेकिन वो विघटनकारी थी दोनों गठबंधनों के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी सीधा मानती है कि 40-50 सीटों पर वो उसी चलते हारी, और ये भी दावा किया जाता है कि 50+ सीटों पर राजद इसीलिए जीती क्योंकि चिराग अगेंस्ट चले गए थे, 18,000 वोट एवरेज आया था। तो कायदे से तो अगर ये रणनीति चिराग और सौरभ पांडे ने बनाई थी, तो ये सौरभ पांडे की एक रणनीतिकार के तौर पर बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि इस चुनाव की परिस्थितियों की वजह से बाद में जो परिस्थितियां बदली, और जिनके पास 5 सांसद थे आरएलजेपी के पास, पशुपति पारस के पास, उनको एक भी सीट नहीं मिली लोकसभा में, और चिराग पासवान को 5 सीटें मिली लोकसभा में, 0 सांसद, 0 रिप्रेजेंटेशन इन एनी हाउसेस के बावजूद। तो ये रणनीति तो सफल थी अपने आप में, लेकिन चूंकि इसके बीच जो कुछ हुआ था उसकी वजह से सौरभ पांडे अलग हो गए थे, तो एक बहुत बड़ा श्रेय जो हो सकता है सौरभ पांडे को नहीं मिल पाया, लेकिन यह केवल मीडिया तक में सीमित रह गया। खैर, इसके बाद क्या हुआ? आपने कहा कि 2025 के चुनाव के असली हीरो कौन थे, उसके रणनीतिकार कौन थे, उसके देखिए, इसका श्रेय सौरभ पांडे से छीन लेना भी गलत होगा, और इसका कंप्लीट श्रेय सौरभ पांडे को दे देना भी गलत होगा। क्योंकि कई रणनीतिकार हैं जो फैसला बनाते, रणनीतियां बनाते हैं। अब तेजस्वी यादव के रणनीतिकार हैं, कहां से कहां लेके चलेंगे वो तो आप जब से जानते, आपके चेहरे पर हंसी भी आ गई। वीआईपी के भी सलाहकार हैं कोई, और काफी दिन बाद कांग्रेस भी अच्छा बिहार में करने की सोच रही है, अड़ी हुई है, तो वहां भी कोई सलाहकार होगा। प्रशांत किशोर भी नीतीश के साथ थे, वहां भी अच्छा प्रदर्शन करके दिया। तो खैर, जरूरी नहीं है कि सलाहकार ही सब कुछ तय करे, जो वहां मेन दिमाग बैठा हुआ है नेता, उसे स्वीकारना होगा, उसे वो रोड मैप बताना होगा कि हमें ये चाहिए। अब नीतीश कुमार जब कहेंगे कि हमको, नीतीश कुमार शराबबंदी लागू की, नीतीश कुमार नशा विहीन समाज बनाना चाहते हैं, इसके फैसला उन्होंने ले लिया, इसके डिटेल्स में वो नहीं गए हैं। डिटेल्स अगर इस फैसले से गलतियां हुई हैं तो नीतीश की गलती नहीं है। आज अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री कहीं डेवलप हो जाता है, कहीं शराब बिक जाती है, तो नीतीश की गलती नहीं है। नीतीश ने उसके लिए पुलिसिया बल और ब्यूरोक्रेट्स का एक फौज बनाया है, ये शराब बिहार में ना आए। अगर उसके बाद आ रही तो वो फेलियर सरकार की नहीं है फैसला लेवल की, बल्कि उसकी है जो इसे स्थापित नहीं कर पा रहा है, जो इसको लेकर नियम कानून कड़े नहीं कर पा रहा है। तो एक बड़ा पार्टी लोजपा डिसाइड करता है, उसके विघटन होती है, पार्टी टूटती है, लोग भागते हैं, संघर्ष का रास्ता कई लोग छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, हमसे बढ़िया कहीं और चले जाएंगे। कई लोग नए भी आते हैं, वो भी फिर बाद में चले जाते हैं। लेकिन 24 के चुनाव तक आते आते चिराग पासवान अकेले पड़ जाते हैं, और 24 के चुनाव में चिराग पासवान का फैसला कि हम इसमें 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, अरे तो यहां भी हम कोई फैसला कर लेंगे, ये चिराग पासवान का अपना फैसला था। लेकिन दिस हैज एवरीथिंग टू डू विथ 2020 का फैसला। और 2025 में चिराग पासवान को एक और चीज मिलती है, क्या? अरुण भारती। केवल सांसद नहीं, केवल एक और रिश्तेदार नहीं, बल्कि मैनेजमेंट करके राजनीति में आया हुआ एक प्रॉपर सीटे सालार, एक सेनापति, एक ऐसा व्यक्ति जो सौरभ पांडे की जगह तो कमी तो पूरी तरह से पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने आप में एक ऐसा एसेट लेकर आता है
जिसकी वजह से 9 संकल्प यात्रा और 9 संकल्प जो सभाएं हुई हैं, जिसके चलते आज 30 सीटें मिली हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं सीधा बात बोलता हूं, मैं किसी की पक्ष नहीं लूंगा, दोनों मेरे लिए बड़े प्रिय हैं। सौरभ पांडे से मेरी भाईचारा दुनिया जानती है, और अरुण भारती का सम्मान मैं क्या करता हूँ, कितना मेरे लिए प्रिय है, वो भी सब जानते हैं। बिल्कुल। जब दुनिया नहीं जानती थी कि अरुण भारती चुनाव लड़ने वाला था, मुझे पता था कि वो लड़ने वाले हैं, और कैसे उस बात को मैंने चुप रखा था अपने मन में, मैं ही जानता हूँ, क्योंकि वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन बात बहुत स्पष्ट है, अगर 2024 के 5 सीटों के 5 जीत की और 5 सीटें लेने के लिए 2020 के सौरभ पांडे का रणनीति का सीधा श्रेय है, तो आज 29 सीटें प्राप्त करने का श्रेय भी सीधे सीधे अरुण भारती को जाता है। अरुण भारती का वो बयान याद कीजिए कि हम 2015 में 47 सीट पर लड़े थे, 43 सीट पर लड़े थे, और 2020 में 147 पर। अब इसी बीच में कहीं दे दीजिएगा। अगर ये दबाव नहीं बनता तो भाजपा 6 सीट जैसे दे के चिनिया बादाम तो छीट रही थी कि आप 6 को ले लीजिए, आप चलिए, ज्यादा मत नहीं बोलना, चलिए ऑलिव वेल नहीं है तो ऑयल है, करना पड़ेगा। आप क्या है, 4 गो परिवार 2 गो भूमि, चलिए आपका भी तय है। ऐसे ही चिराग को भी डिक्टेट कर देती। आज नंबर गेम में चिराग पासवान ने जो 30 सीटें हासिल की हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं। छोड़िए जीत तो 100% नहीं होगा, स्ट्राइक 100% नहीं होगा, इस बार तो तय है। एक वो तो पहले विकेट गिर गया, सीमा सिंह का नामांकन एक मडौरा से कैंसिल हो गया, पता नहीं क्या हुआ, किन परिस्थितियों में, जो भी हो, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से उनका नामांकन कैंसिल हो गया। बख्तियारपुर वाला फॉल्स खबर है, उसमें प्रत्याशी का नामांकन एक्सेप्ट हो गया है। जो दूसरा प्रत्याशी एकाएक भर दिया था, जो बिना पूछे हुए, बिना सिंबल का, उसका कैंसिल हुआ है, तो वो ऑफिशियल प्रत्याशी नहीं लोजपा के। खैर, किसी भी परिस्थिति में 100% स्ट्राइक रेट होना नहीं था, और ये इस बार प्रैक्टिकली मैं कह रहा हूं कि पहले ही प्रथम राशि मैक्सिमम पत्रम हो गया, पहले ही वो कैंसिल हो गया, तो एनडीए का एक विकेट तो बिना बतैले गिर गया, लोजपा का तो पहले ही गिर गया। मतलब ये भी साबित हो गया कि लोजपा ही थोड़ा ज्यादा गड़बड़ाएगी इस बार। देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड कभी अच्छा नहीं रहा है लोजपा का विधानसभा में, फिर लोकसभा में देखिएगा तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा था। तो लोकसभा का जो श्रेय दिया जा रहा है 2020 को, वो पूरी कहानी भी बता नहीं रहा है। चिराग पासवान की पार्टी लोकसभा में प्रदर्शन बढ़िया करती रही थी, और इसलिए 5 में 5 जीत गई। इसका एक बहुत बड़ा कम्युनिटिव इफेक्ट है, सौरभ पांडे की रणनीति, चिराग का फैसला, कार्यकर्ताओं की मेहनत, और फिर लोकसभा का बढ़िया प्रदर्शन करता आने का ट्रैक रिकॉर्ड, वो मिलकर 2025 में आपको 24 में आपको रिजल्ट ऐसे देता है। लेकिन अब असली लिटमस पेपर टेस्ट है, और अब जो नए हनुमान है चिराग पासवान के, अरुण भारती जी, उनका वास्तविक टेस्ट है, क्योंकि इस बार विशुद्ध रूप से वो अकेले हैं। उनकी रणनीतियों में उनकी पार्टी के सलाहकार, चाहे पूर्व उनके अध्यक्ष, मैंने अब तो वर्तमान प्रत्याशी हो गए गोविंदगंज, या अभी अध्यक्ष है भी, मुझे पता नहीं स्टेटस को, लेकिन वो गोविंदगंज के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधायक के तौर पर। पार्टी की तत्कालीन जिम्मेवारियां अशरफ अंसारी को कार्यकारी प्रभारी अध्यक्ष के तौर पर दे दी गई है। चाहे वो हो अशरफ अंसारी हो, जितने भी उनके पार्टी के ऊपर के टॉप के लोग हैं, कैप्टन हो, जो भी हो, ये सारे लोग मिलकर ये फैसला लेते हैं, और इसी फैसले का प्रतिफल है कि आज 29-30 के एग्जैक्ट क्लोज, भले 28 हो गया, वो पहुंच गए हैं नंबर गेम में। अब इस नंबर गेम का फायदा क्या होगा? देखिए, विनेबिलिटी तो हम चर्चा करेंगे अगली खबर में, कभी बैठेंगे तो मैं बताऊंगा कितनी सीटें जीत पाएंगे वो। मुझे फिलहाल चिराग पासवान की पार्टी 50-60% स्ट्राइक रेट पर नजर आ रही है, बहुत प्रैक्टिकली। उससे बेहतर वो कर दे तो और अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मुझे इसी आसपास में कहीं लग रहा है। बिल्कुल। अब रही बात कि इसके असर क्या होंगे, देखिए जैसे 2020 के फैसले का असर 24 में देखने को मिला लोकसभा में, इस चुनाव में 30 सीट लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आगे कभी भी जब लोजपा नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठेगी तो वो 29+ ही बात करेगी, और सामने से जब सीटें उन्हें दी जाएंगी तो वो हमेशा इस 29 के नंबर को याद रखेंगे। बिल्कुल। चिराग पशुपति पारस नहीं है, वो जीतनराम मांझी नहीं है कि आप उनको तकाजा ये दे दीजिएगा कि आपकी जो राजनीति है ना, वो अब आखिरी दौर में चल रही है और अब समाप्त हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। चिराग पासवान भविष्य के नेता है, बिल्कुल, बड़ा समय है सामने, तो इसलिए भाजपा हो या कोई भी दल हो बिहार का, वो 2 ही तरह का रिश्ता इनसे रखना चाहेगा, या तो बहुत अच्छा मधुर, या हमेशा क्रिटिकल रखकर एक दुश्मन के तौर पर रखने की कोशिश करेगा। यही रणनीति उनकी पार्टी की रहेगी। सर, सवाल ये रहेगा, सौरभ पांडे कहाँ है? हाँ, सौरभ पांडे 2020 के बाद तो पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका रिश्ता आज भी है चिराग पासवान से। इस चुनाव में सौरभ पांडे नहीं है, ये तय है। मेरी मुलाकात भी उनसे हुई है, दिल्ली में वो थे, मैं बैठा था, मैंने उनसे पूछा भी इस बार क्या रणनीति है, किस तरह की रणनीति, तो उन्हें बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ,
मैं और भी जगहों पर अब इन्वॉल्व हूँ। मैंने अपने आप को थोड़ा नहीं होता कि पहले तो था कि एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टेड थे, अब थोड़ा सा उन्हें वर्सेटाइल स्टॉक एक्सचेंज शुरू कर दिया है। तो अलग अलग पार्टियों के तौर पर वो काम कर रहे हैं और एक बिजनेसमैन है, अब वो कंस्ट्रक्शन लाइन में है, होटल इंडस्ट्री उनका बड़ा बढ़िया, हम तो रह के आए हैं, मंदिरियन होटल है, बड़ा सुंदर उनका मंदिरियन होटल वहाँ पे बनारस में बना हुआ है। बिल्कुल। तो अब वो विशुद्ध रूप से केवल नॉन बिजनेस सोलिसिटिंग करते हैं, अगर पॉलिटिकली करते हैं तो। मतलब जैसे हाल ही में चुनाव हुआ था, याद होगा आपको, एमएलसी का चुनाव तिरहुत में हुआ था, राकेश रोशन चुनाव लड़े थे लोजपा छोड़कर। वो प्रत्याशी पूरी तरीके से सौरभ पांडे का प्रत्याशी था। उस प्रत्याशी के लिए सौरभ पांडे यहाँ बैठकर फील्डिंग किए थे, तो लोजपा के और एनडीए के खिलाफ गया था ना वो प्रत्याशी। तो चिराग पासवान साथ रहते तो ये कर नहीं सकते थे। बिल्कुल। तो वो अलग है, इस बात का परिचायक यही है कि वो उसमें वहां थे। रही बात प्रत्याशियों के लेन देन की, तो कोई एक दो प्रत्याशी तो कोई कहीं बैठकर बता सजेस्ट कर सकता है, उसके लिए बहुत, लेकिन हाँ रणनीति वाइज सौरभ पांडे अब नहीं है साथ में। और यही एक नया यक्ष प्रश्न शुरू हो जाता है कि सौरभ पांडे के बिना उनके किसी भी प्रकार के डिस्टेंट भी सजेशन, इनपुट या डॉक्टरिंग के बिना ये चुनाव चिराग पासवान लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये अरुण भारती के लिए भी सबसे पहला लिटमस पेपर टेस्ट है। चिराग के लिए भी बिना सौरभ पांडे को उतरने का ये पहला लिटमस पेपर टेस्ट है, लेकिन पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मैं अरुण भारती को यहां कहीं से भी ना उनके बचाव कर रहा हूं ना उनकी बड़ाई कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन जहां चिराग पासवान एकदम अकेले लोकसभा चुनाव के दौरान नजर आ रहे थे, आज उनके परछाई के तौर पर हर जगह अरुण भारती नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। जब से बिहार का प्रभारी उनको दिया है, ये व्यक्ति घर नहीं गया है। कार्यक्रमों में इसने इतनी मेहनत करवा दी है कार्यकर्ताओं की कि गांव के भाषा में तो कुछ और कहा जाता है, लेकिन हालत खराब है कार्यकर्ताओं की। कार्यक्रम करते 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 हालत खराब है। पूरे बिहार में घुमा घुमा कर जिन्हें टिकटाती थे सबको नचा नचा कर इन्होंने परेशान कर दिया, और पार्टी के कैडर को इससे मजबूत बल मिलता है। भाजपा ने भी भीड़ देखा है, हर भीड़ का याद है, फॉर्च्यूनर पर चढ़ के चिराग पासवान का रौद दिया था सब। ये सारी तस्वीरें नीतीश कुमार और मोदी को उत्साहित करती हैं चिराग के वोट बैंक को लेकर। और जो चिराग पासवान की पार्टी 18,000 वोट पर विधानसभा पिछले चुनाव में लेकर आई थी, वो तो निश्चित ही इस बार बढ़ेगा। तो एक तो फायदा इनको सीधे हो रहा है, बिल्कुल, अरुण भारती को एक फायदा सीधा हो रहा है। दूसरा कि नंबर ऑफ सीट्स किसी भी विधानसभा से ज्यादा है, तो एक जो तो यहाँ सौरभ पांडे से ये बढ़ता है कंपैरिजन वाइज। लेकिन जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे बड़ा कंपैरिजन होगा, क्या कितनी सीट जीते, लिए तो लिए 30, जीतिए कितने। तो इसी पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारी नजर होगी। और ये विश्लेषण इसलिए भी जरूरी था क्योंकि इसकी चर्चा खूब हो रही है। पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर मैंने देखा, खबर लोगों ने की है, सौरभ पांडे बिना रणनीतिकार के चिराग पासवान उतर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान बिना रणनीतिकार के उतर रहे हैं, ये कहना गलत होगा। चिराग पासवान के साथ उनके जीजा अरुण भारती मैनेजमेंट करके विदेश से आया हुआ व्यक्ति, पॉलिटिक्स को दूर से दूर, मैंने एकदम सूक्ष्मता से देखने वाला व्यक्ति उनके साथ बैठा हुआ है। और इस चुनाव के अच्छे रिजल्ट्स भी उन्हीं को श्रेय जाएगा, बुरा आता है उसका भी श्रेय उन्हीं को जाएगा। क्योंकि मैं दावे से कहता हूं, चिराग पासवान से जब कोई बात पूछता हूं तो खुलकर बताते हैं, इस चुनाव में चिराग पासवान की भूमिका है वो पर्दे के बहुत पीछे है। सामने पूरी तरीके से अरुण भारती सामने से अरुण भारती खेला, बिल्कुल सामने अरुण भारती फ्रंट फुट पे खेला है, किसी भी रणनीतिकार से अलग। देखिए, एक कहावत है, अभी प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा हो रही थी, कोई बोल रहा था कि उन्हीं के प्रवक्ता एक बोल रहे थे कि प्रशांत किशोर जी कोच का भूमिका निभाएंगे। मैं उस युद्ध को युद्ध नहीं मानता जिस युद्ध में राजा की जान को खतरा ना हो। बिल्कुल, राजा हथियार लेकर उतरा होगा तभी मैं मानता हूं उसे युद्ध, वरना वो युद्ध नहीं, रणनीति है, डिप्लोमेसी है। राजा की जान को खतरा होना चाहिए युद्ध में, तभी मजा आता है, तभी उसे युद्ध कहा जा सकता है। बाकी सारे लोग तो उतरे हैं, इसमें अरुण भारती भी उतरे हुए हैं, सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। उनके खिलाफ जितने लोग हैं, पार्टी के नाराज होकर विभागे हैं, या कुछ पिछले लोग जो नाराज है कि अरे कहां से आ गए, वो सब इंतजार में बैठे हुए कि तू गिर, एक बार गिर जाओ बस, उसका रोदने के लिए तो हम हैं ही। अच्छा, आपका बात सुनकर तो सवाल पूछने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल पूछेंगे, बिना हनुमान के ही नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा। चिराग हनुमान के साथ है और उनके हनुमान उनके जीजा है। अरुण भारती बिहार के प्रभारी हैं, झारखंड में गए थे, झारखंड में एक सीट जीत के आए हैं,
दिल्ली वाली सीट भले अब हार गया, तो दिल्ली के प्रभारी नहीं थे, दिल्ली की एक सीट हारी है उन्होंने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक विधायक इनका झारखंड में भी है, और झारखंड में अरुण भारती ही थे। इसके बाद आप तुरंत ही इनको देखिएगा बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। मुझे लगता है शायद बंगाल चुनाव ये लोग न लड़े, डिपेंडिंग ऑन क्या सिचुएशन होता है। और पहले चिराग का मुझे बयान भी आया था महाराष्ट्र चुनाव और एक और चुनाव को लेकर, उन्होंने कहा था, खैर मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन उत्तर प्रदेश के तो प्रभारी है, उत्तर प्रदेश में तो इनको चुनाव लड़ते देखिएगा, नेगोशिएट करते देखिएगा। लेकिन ये लिटमस पेपर टेस्ट है अरुण भारती के लिए भी कि कितना रणनीतिकार है, कितनी जो कार्यक्रम कराए हैं, सभाएं कराई हैं, कितना उसमें सफल होते हैं। बिल्कुल, देखिए तो चिराग, ये जो अरुण भारती हैं उनके लिए यह जो चुनाव है, बिहार चुनाव, ये अग्नि परीक्षा है, और क्योंकि वो फ्रंट फुट से जो है, फ्रंट से इस चुनाव को खेल रहे हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।